हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट किया था और इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? अगर लेट्स से कोई एटम है और अगर इस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगा और इस रिलीज्ड एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि लेट्स से अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया और यहाँ से लेट्स से 10 जूल एनर्जी रिलीज़ हुआ, तो अगर 10 जूल एनर्जी लेट्स से 10 जूल एनर्जी इज़ रिलीज्ड, अगर ये स्टेटमेंट है तो मैं बोलूँगा इस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 10 जूल है। लेकिन एक और टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है एनर्जी चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। 10 जूल एनर्जी रिलीज़ होगा तो फिर एटम का 10 जूल से एनर्जी डिक्रीज़ होगा, तो एनर्जी डिक्रीज़ होगा, इसलिए अपन इसको बोलेंगे -10 जूल। कहीं भी एनर्जी डिक्रीज़ हो रहा है तो चेंज नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -10 जूल होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन अगर कहीं भी एनर्जी रिलीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगा। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगा। आई होप इतना क्लियर है आपको। फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि अगर देखा जाए तो जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होता है। मीन्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव आयन। मीन्स ए पे -2 ए पे -3 अगर ये पॉली नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहा है तो ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक होता है। और कौन कौन से एलिमेंट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होता है? मीन्स कौन से एलिमेंट में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, वो एलिमेंट का मैंने लिस्ट दिया था। बेरिलियम, नाइट्रोजन, फिर मैग्नीशियम एंड नोबल गैसेज। ये जितने भी नोबल गैसेज हैं ये सारे एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होता है, या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। आपको इतना याद रखना है। एक चीज़ मैंने आपको और बताया था, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड। ये सब हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, क्लियर है। मीन्स अगर मैं देखा जाए कि कार्बन एंड सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में देखेंगे आप तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। मीन्स ऑल्दो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफ़िकल्ट है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड होना डिफ़िकल्ट है, मतलब आपको एनर्जी भी सप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, लेकिन फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। तो अगर फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलेटिवली ज़्यादा है, इसलिए देखा गया है कि फॉस्फोरस में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होता है। फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन एडिशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। इसलिए आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो लिस्ट दिया है आपको, ये जो मैं लिस्ट दिया है इसमें नाइट्रोजन है लेकिन फॉस्फोरस नहीं है, क्लियर है। तो चलिए आपको फिर से एक प्रॉब्लम करना है। मैंने लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम करवाया था कैसे कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट्स से आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन है। आपको इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करना है। तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है जनरली, लेकिन हमें एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चेक करना होता है। तो अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूँ तो ये 3s1 आएगा, मैग्नीशियम का 3s2 होगा, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1 होगा, सिलिकॉन का 3s2 3p2 होगा, फॉस्फोरस का 3p3 होगा,
सल्फ़र का 3p4 होगा एंड क्लोरीन का 3p5 होगा, आर्गन का 3p6 होगा। क्लियर है? और आपको इस लिस्ट में पता है मैग्नीशियम एंड आर्गन का, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगा। इनफैक्ट ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, तो मैग्नीशियम एंड आर्गन तो लास्ट में आएंगे। अब इनमें कंपेयर किया जाए, मीन्स सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन में अगर कंपेयर किया जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होगा। क्लोरीन के बाद नंबर आएगा सल्फ़र का। लेकिन फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन में, ऑल्दो फॉस्फोरस के केस में प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया है, लेकिन फिर भी ये हाफ फिल्ड है, इसीलिए फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। तो होना चाहिए था सिलिकॉन से ज़्यादा, मीन्स सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस में फॉस्फोरस का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन फॉस्फोरस हाफ फिल्ड है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये स्वाइप करना पड़ेगा, मीन्स सल्फ़र के बाद नंबर आएगा सिलिकॉन का, अब फॉस्फोरस का नंबर आता है। और आपको पता है सोडियम एंड एल्यूमिनियम में, मैंने आपको लास्ट में बताया था NS1 एंड NP1 में NS1 का ज़्यादा होता है, इसलिए फॉस्फोरस के बाद नंबर आएगा सोडियम, फिर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एंड आर्गन में। मैंने लास्ट क्लास में लॉजिक बताया था, आर्गन में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेक्स्ट शेल में ऐड करना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, इसीलिए नंबर आएगा मैग्नीशियम का। आर्गन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होता है। तो फिर से मैंने आपको इसका लॉजिक बताया 1 बाय 1 करके, लेकिन ध्यान रखें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। जब आप थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर कर रहे हैं, आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। एक तो मैग्नीशियम एंड आर्गन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, इसलिए इनका सबसे मिनिमम होगा। फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन में स्वाइप करना पड़ेगा, सोडियम एंड एल्यूमिनियम को भी आपको स्वाइप करना पड़ेगा। रीज़न ऑल्दो डिफरेंट है, NS1 एंड NP1 का लॉजिक लगता है सोडियम एंड एल्यूमिनियम में। क्लियर है? चलिए फिर ये था हमारा आज का फर्स्ट प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम में है हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये मैंने आपको 4 एटम दिए हैं और आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको साइज कंपेयर करना है, फिर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है एंड देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप साइज़ और आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं, तो ट्राई करें आप। थर्ड प्रॉब्लम है कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। यहाँ भी आपको साइज कंपेयर करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तीनों आपको कंपेयर करना है। तो आप साइज़ और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों ही कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको की पॉइंट भी बताया था, साइज़ के लिए क्या था की पॉइंट, साइज़ के लिए 3, 3, 2, 2 था, मतलब थर्ड पीरियड, फिर सेकंड पीरियड। तो सल्फ़र एंड क्लोरीन थर्ड पीरियड है, तो साइज़ में थर्ड पीरियड पहले आएंगे। और आपको पता है सल्फ़र एंड क्लोरीन में लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज़ होता है, इसीलिए सल्फ़र का साइज़ ज़्यादा होगा क्लोरीन से। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साइज सल्फ़र का होगा, फिर क्लोरीन का, फिर अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में आपको पता है नंबर ऑक्सीजन का आएगा, फिर फ्लोरीन का। आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने आपको की पॉइंट बताया था 2, 2, 3, 3, मीन्स कभी भी अगर सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं तो सेकेंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड। तो अगर यहाँ पे देखा जाए सेकेंड पीरियड में ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है, लेफ़्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में नंबर आएगा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर इसके बाद सल्फ़र एंड क्लोरीन में लेफ़्ट टू राइट फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ पे नंबर आएगा क्लोरीन का, फिर सल्फ़र का। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखा जाए, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फ़र एंड क्लोरीन में, आपको पता है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होगा, सल्फ़र एंड क्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा होगा। लेकिन ऑक्सीजन एंड सल्फ़र में
सल्फ़र का ज़्यादा होगा सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन में भी आप देखेंगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। ये आपको समझ में आ रहा है? मीन्स कुछ ऐसा ऑर्डर होगा। मीन्स इतना तो क्लियर हो गया कि सबसे ज़्यादा मीन्स ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फ़र, सल्फ़र से ज़्यादा क्लोरीन, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन। मीन्स सबसे ज़्यादा क्लोरीन होगा और सबसे कम ऑक्सीजन होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सल्फ़र एंड फ्लोरीन में किसको रखें, तो फिर से आप सल्फ़र एंड फ्लोरीन में ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा देखना पड़ेगा। तो मैं आपको की पॉइंट दे रहा हूँ, आप ऐसे याद रखें इसको 3232। ये याद रखें आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करते टाइम। मीन्स पहले आपको थर्ड पीरियड का एलिमेंट लेना है, फिर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट लेना है, फिर से आपको थर्ड पीरियड का एलिमेंट लेना है, फिर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट लेना है। तो क्लोरीन के बाद नंबर किसका आएगा, सेकेंड पीरियड ऑफ फ्लोरीन का है, फिर नंबर आएगा सल्फ़र का, फिर ऑक्सीजन का। तो हमने क्या सीखा, साइज़ के लिए आप 3322 यूज़ करो, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए 2233 एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए 3232 यूज़ करो आप। अब ट्राई करिए कि थर्ड प्रॉब्लम आपसे हो जाए। चलिए साइज़ में आप ये यूज़ करने वाले 3322। तो लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज, तो सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए 2233। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, आपको पता है। कार्बन एंड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन। फुलफिल्ड अगर है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं 3232। मैं देखो थर्ड पीरियड में सिलिकॉन है, फॉस्फोरस, इन दोनों में किसका ज़्यादा है, सिलिकॉन का। तो पहले आप सिलिकॉन लिखो। फिर सेकेंड पीरियड का कार्बन एंड नाइट्रोजन में आपको पता है सेकेंड पीरियड में कार्बन और नाइट्रोजन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलेटिवली ज़्यादा होगा नाइट्रोजन से, तो कार्बन का नंबर आएगा। फिर किसका नंबर आएगा, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड, फिर नाइट्रोजन। आई होप इतना क्लियर है। चलिए अपन अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हेडिंग दीजिए रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी, किसी एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी और किसी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है ये हम देखने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि कोई एटम है, लेट्स से एक्स, ये गैसियस फेज में है, और अगर आप ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा लेट्स से एक्स माइनस, राइट। तो ये एक्स अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो और एक्स माइनस बन रहा है, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको पता है अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज होगा इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स। क्लियर है। और आपको पता है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं लिखूँ एक्स माइनस है और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मीन्स ये बन जाए एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन। मीन्स इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक्स माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी चेंज होगा, सिंस इसने एक्स माइनस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। क्लियर है क्या। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, मतलब कंबाइन करने का मतलब है जैसे सोचें आप कि एक्स गैस अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो इस डायरेक्शन में ये बन रहा है एक्स माइनस गैस, इसे मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स।
राइट। और अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में देखें, मतलब अगर x माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ये बनेगा x गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन है, रिवर्स में आप सोचेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में मैं बोलूँगा इस रिएक्शन को आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? देखिए, अगर x इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा x माइनस बनेगा तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x, और अगर x माइनस 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेम चीज़ बन रहा है, इसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस। आई होप बहुत ही सिंपल है, राइट। मीन्स ये दोनों आप देखेंगे, ये जो दोनों एनर्जी हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, भले ही साइन डिफरेंट होगा। मतलब मान लीजिए आप ऐसे समझें कि अगर कोई है A है, अगर ये B में कन्वर्ट हो रहा है तो लेट्स से ये 10 जूल एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। ध्यान से समझें आप, A अगर B में कन्वर्ट हो रहा है तो 10 जूल एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, राइट। लेट्स से ये E1 है, तो अगर ये 10 जूल एनर्जी रिलीज़ करेगा तो अगर B A में कन्वर्ट होगा तो फिर से 10 जूल एनर्जी अब ये एब्जॉर्ब करेगा, इस एनर्जी को E2 बोलेंगे, तो E1 विल बी इक्वल टू E2 रहेगा। ये पॉइंट समझ में आया? अगर A B में कन्वर्ट हो रहा है, 10 जूल एनर्जी रिलीज़ करे, मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ, अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊँ, मान लीजिए एनर्जी है तो A लेट्स से यहाँ पे है, A का एनर्जी मान लेते हैं चलिए 100 है और B का एनर्जी मान लेते हैं 90 है। तो अगर A B में कन्वर्ट होगा तो ये 10 जूल एनर्जी रिलीज़ करेगा। रिवर्स डायरेक्शन में अगर B A में कन्वर्ट होगा तो ये 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मीन्स यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर जैसे ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस आ रहा है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रिलेशन होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x गैस विल बी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस गैस। क्लियर है? ये आपको रिलेशन मिल गया। अगर हम ऐसे ही सोचें, लेट्स से अगर आपके पास x गैस होता, अगर आप इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का इक्वेशन लिखो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ये हो कन्वर्ट होगा x प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x हो जाएगा। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में सोचें आप, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, x प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके x बना रहा है, मीन्स ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस गैस। फिर से इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस गैस। मीन्स हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट बोल सकता हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x विल बी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस गैस। देखिए लिखना कैसे है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा तो यहाँ पे आपको आयोनाइजेशन एनर्जी से इक्वेट करना है, और अगर x है यहाँ पे, देखो शॉर्टकट ये है, अगर x है तो x का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप सोचो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x मीन्स x किस में कन्वर्ट होगा, अगर x में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे x माइनस में बनेगा, तो यहाँ पे आपको x माइनस लिखना है। फिर से थोड़ा समझने का ट्राई करो, अगर मैं लिखूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी है तो यहाँ पे मुझे लिखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ किसका, तो अगर आप x का आयोनाइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस गैस। फिर से आप थोड़ा सोचें, अगर मैं लिखूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, लेट्स से x प्लस गैस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी है तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ। अब सोचिए x प्लस का आप आयोनाइजेशन करेंगे
तो X प्लस के आयोनाइजेशन से क्या मिलने वाला है आपको? X प्लस से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपको X2 प्लस मिलेगा। मीन्स आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X2 प्लस गैस। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ लेट्स से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X माइनस गैस विल बी इक्वल टू, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, अब X माइनस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब X माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो क्या बन जाएगा? तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X2 माइनस गैस। आई होप आपको जनरल इक्वेशन समझ में आ रहा होगा। अगर मैं लिखूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X माइनस, अब बताओ क्या लिखूं? आपसे आना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी है तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, सोचिए क्या लिखूं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, अब X माइनस का आयोनाइजेशन करोगे मीन्स X माइनस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या बनेगा? X बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X गैस। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। चलिए एक जस्ट आप फिर से प्रैक्टिस कर लें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X3 प्लस गैस, सोचो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X3 प्लस गैस विल बी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X3 प्लस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब X3 प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? X2 प्लस गैस बनेगा। क्लियर है? अब चलिए अपन कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन है कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी और क्वेश्चन है F माइनस Cl माइनस। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सोचिए आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक चीज़ तो पता है, F और Cl में आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F इज़ ग्रेटर देन Cl, ये पता है। अब आपको एक चीज़ और पता है कि मैं लिख सकता हूँ, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस विल बी इक्वल टू, आप बताओ क्या लिखोगे? तो अगर मैं इस इक्वेशन से लिखूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F। सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl। और आपको एक चीज़ पता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है? तो ये डेटा तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज़ मोर दैन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों इक्वेशन से देखो आप, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज़ मोर दैन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन है, इट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस इज़ मोर दैन F माइनस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि F और F माइनस में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो यार कि F और F माइनस में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F एंड F माइनस में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आपको पता होना चाहिए F, चलो A हटाओ, A प्लस में A का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, मीन जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करे, राइट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर रहा है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो F माइनस में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करेगा, इसलिए F माइनस का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl एंड Cl माइनस में Cl माइनस का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। क्लियर है?
आपके पास देखिए 4 एक्सप्रेशन है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन में फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, Cl माइनस एंड F माइनस में Cl माइनस ज़्यादा है, F एंड F माइनस में F माइनस ज़्यादा है, Cl एंड Cl माइनस में Cl माइनस का ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा तो आपको दिख गया F माइनस, यहाँ पे अगर देखा जाए एक सेकेंड, अगर F एंड F माइनस में आयोनाइजेशन एनर्जी अमाउंट एनर्जी यार अपन ने गड़बड़ किया, सॉरी। A एंड A+ में A+ का आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करे तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। सॉरी, अपन ने ये गलत कॉन्सेप्ट लगाया। अगर कोई एटम है, अगर इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर रहा है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। ठीक, तो F एंड F माइनस में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा? तो F एंड F माइनस में F का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, F माइनस का कम होगा, बिकॉज F माइनस ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। अब देखिए यहाँ पे F ग्रेटर देन F माइनस, Cl ग्रेटर देन Cl माइनस, Cl माइनस इज ग्रेटर देन F माइनस एंड F इज ग्रेटर देन Cl। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है? अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखूँ तो सबसे ज़्यादा F है, फिर F के बाद Cl दिख रहा है, Cl के बाद Cl माइनस, फिर यहाँ पे नंबर आएगा F माइनस का। ये ऑर्डर होगा, राइट। तब फिर से ये गलती ना करें कि अगर कोई एटम है, एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। इस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। ठीक, चलिए अपन सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी। कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी और क्वेश्चन है O माइनस S S माइनस। यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। चलिए अगर इसका सॉल्यूशन देखें, फिर से आपको पता है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी O एंड S में ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा सल्फर से, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। एंड O एंड O माइनस में O का ज़्यादा होगा, बिकॉज नेगेटिव अगर होगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन फटाक से दे देगा यार, तो आयोनाइजेशन एनर्जी O का ज़्यादा होगा। S एंड S माइनस में अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो S का ज़्यादा होगा S माइनस से। अब O माइनस एंड S माइनस में कैसे कंपेयर करें? तो इसके लिए आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O माइनस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ O। सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ S माइनस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ S। और आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ O एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ S में पता है कौन ज़्यादा होता है? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज़ मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से आप बोल सकते हो यार कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ S माइनस इज़ मोर देन O माइनस। अब चलिए इन 4 जो मैंने पॉइंट्स कंपेयर किया है, एक तो O ग्रेटर देन S, O ग्रेटर देन O माइनस, S ग्रेटर देन S माइनस, S माइनस ग्रेटर देन O माइनस। इनसे अपन फाइनल रिजल्ट लिखने का ट्राई करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आएगा? S माइनस या S का? आपको पता है S ग्रेटर देन S माइनस है तो S का नंबर आएगा, S से ज़्यादा S माइनस, S माइनस से ज़्यादा O माइनस, ये नंबर आएगा। क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X। मीन्स कोई एटम है X, आपको बताना है कि
एक्स का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। आपको इनमें कंपेयर करना है। मीन्स किसी एक एटम लेट्स से क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा। कैसे सोचेंगे आप? चलिए अपन कैसे सोचने वाले हैं इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर कोई एटम है और इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स है तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, बोलिए क्या होगा, एक्स माइनस हो जाएगा, राइट। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होगा एक्स का वो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस के इक्वल होगा। और आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स एंड एक्स माइनस में किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, एक्स से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। आप बोल सकते हो एक्स एंड एक्स माइनस में एक्स से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट है, एक्स माइनस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स। मीन्स आप बोल सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स। मीन्स किसी भी एटम का अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू देखेंगे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू देखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ऑलवेज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is least stable? फर्स्ट है बेरिलियम माइनस, सेकेंड है कार्बन माइनस, थर्ड इज बोरॉन माइनस एंड फोर्थ इज ओ माइनस। आपको बताना है इनमें से लीस्ट स्टेबल कौन सा है। चलिए इनका आंसर सोचते हैं। यहाँ पे देखोगे आप कि बेरिलियम माइनस है। पहले आप सोचो कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे बेरिलियम का कन्फिग्रेशन देखूँ तो ये रहा होगा 1s2 2s2 और बेरिलियम माइनस का क्या रहा होगा 1s2 2s2 2p1। मीन्स अगर मैं न्यूट्रल एटम लेते से एक्स न्यूट्रल है और ये एक्स माइनस है, यहाँ पे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 है और एक्स माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1 है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, लेकिन कार्बन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, लेकिन एक्स माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स बोरॉन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं तो ये आएगा 1s2 2s2 2p4 और ओ माइनस का 1s2 2s2 2p5। मीन्स अगर आपने ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया ओ माइनस बनाया तो कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5 हो गया। आप देखेंगे ओ माइनस में और ओ में दोनों ही 2p4 से 2p5 में जा रहा है, दोनों ही पार्शियली फिल्ड है। बोरॉन पहले 2p1 था 2p2 जा रहा है, दोनों ही पार्शियली फिल्ड है। कार्बन पहले 2p2 था अभी तो 2p3 बन जा रहा है, ये तो हाफ फिल्ड बन रहा है C माइनस, अच्छी बात है। लेकिन बेरिलियम के केस में देखें आप, पहले 1s2 2s2 था मीन्स फुल फिल्ड था, अभी पार्शियली फिल्ड हो रहा है। फुल फिल्ड मतलब पहले ये स्टेबल था अब ये अनस्टेबल हो रहा है, मीन्स अब ये पार्शियली फिल्ड हो रहा है।
इसलिए बेरिलियम माइनस नहीं बनना चाहेगा, इसलिए इनमें से लीस्ट स्टेबल बेरिलियम माइनस होगा। क्लियर है? और जब नेक्स्ट आते हैं, जब मैं कुछ आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेटा दे देता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेटा है, इनके बेसिस पे मैं कुछ कंपेयर कर सकता हूँ। देखिए, कंपैरिजन वाला पार्ट तो हो गया, राइट, लेकिन मैं कुछ आपको दे देता हूँ। जैसे 17th ग्रुप का, अगर आप 17th ग्रुप में देखेंगे, फर्स्ट लेट्स से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, फिर नंबर आता है फ्लोरीन का, फिर नंबर आएगा ब्रोमीन का, फिर आयोडीन, लास्ट में एस्टेटिन आता है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है। तो ये फिर से ट्रेंड में, बस आप ये बोल सकते हो फ्लोरीन एंड क्लोरीन में किसका ज़्यादा होता है? क्लोरीन का ज़्यादा होता है। क्लोरीन ब्रोमीन में ब्रोमीन का, ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन का। अब क्लोरीन के बाद सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? ब्रोमीन आएगा या फ्लोरीन आएगा? तो आप नहीं बता सकते हो, डेटा के बेसिस पे ही बता सकते हो। तो एनसीईआरटी में जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहाँ पे डेटा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। तो आप ये ऑर्डर याद रख सकते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटलीस्ट ये 4 याद रख लो, इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड, ऑक्सीजन वाले फैमिली में सबसे ज़्यादा सल्फ़र का, देखो ऑक्सीजन एंड सल्फ़र में सल्फ़र ज़्यादा होता है, ये बोल सकते हो सल्फ़र। सल्फ़र के बाद नंबर आता है सेलेनियम, फिर नंबर आता है टेल्यूरियम, फिर नंबर आता है पोलोनियम, यहाँ पे लास्ट में ऑक्सीजन आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट में फ्लोरीन सेकंड नंबर पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन लास्ट में आ जाता है। इतना लास्ट में क्यों आया? फिर से मैं सिर्फ डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो ये सेकेंड आप ध्यान में रख सकते हो। फिर अगर आप थर्ड याद रख सकते हो, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का सबसे कम होता है यहाँ पे। फिर नाइट्रोजन के बाद नंबर आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद नंबर आता है आर्सेनिक, और आर्सेनिक के बाद नंबर आता है लेट्स से एंटीमनी। फिर एंटीमनी एंड बिस्मथ में एंटीमनी ज़्यादा होता है, बिस्मथ कम हो जाता है। मीन्स अगर मैं थर्ड का ओवरऑल ऑर्डर लिखूँ, नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से ज़्यादा आर्सेनिक, आर्सेनिक से ज़्यादा बिस्मथ, बिस्मथ से ज़्यादा एंटीमनी, ये ऑर्डर होता है। फिर अगर आप कार्बन फैमिली में देखा जाए, तो कार्बन फैमिली में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन में सिलिकॉन ज़्यादा, सिलिकॉन के बाद नंबर आता है कार्बन का, कार्बन के बाद नंबर आता है जर्मेनियम, फिर एसएन, फिर पीबी। मतलब 17th एंड ये 14th ये सेम टाइप से बिहेव करते हैं। और अगर एक और आप डेटा बेस्ड वाले ध्यान में रख सकते हैं, बोरॉन वाले फैमिली में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम होता है, फिर नंबर आता है गैलियम का, फिर नंबर आता है इंडियम का, फिर नंबर आता है थैलियम का, फिर नंबर आता है बोरॉन का। तो ये जो सल्फ़र वाला फैमिली है, सल्फ़र एंड बोरॉन फैमिली, इनका ट्रेंड सेम है, ठीक। मतलब यहाँ पे बोरॉन सबसे लास्ट में है, वहाँ भी ऑक्सीजन सबसे लास्ट में था। फिर 17th ग्रुप, 17th ग्रुप आप देखेंगे तो फ्लोरीन सेकंड नंबर पे था, यहाँ भी कार्बन सेकंड नंबर पे है। थर्ड ये 15th ग्रुप तो इंटायरली डिफरेंट है। तो अब थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं ये वाला पार्ट, क्लियर है? तो चलिए, ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? आप चाहो तो एक इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। लिखिए कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इसका डेफिनेशन आप लिख लो। इसका डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an ion is added in water
देखिए हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, हाइड्रेशन का मतलब ये एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर होता है, तो हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो अगर आप किसी भी आयन में आप वाटर ऐड करें या किसी वाटर में आप आयन ऐड कर रहे हैं, तो जो भी एनर्जी रिलीज होता है, इस रिलीज्ड एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। अब देखा जाए तो लेट्स से कोई आयन है, लेट्स से Na+ है, Na+ को जैसे ही आप वाटर में ऐड करोगे तो वाटर कुछ ऐसा होता है, OH होता है। ये ऐसा क्यों होता है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो मान लीजिए Na+ के सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल आ गए, OHH और OHH, H2 ऐसे होता है, वाटर ऐसे होता है। तो अगर Na+ के सराउंडिंग में वाटर के मॉलिक्यूल आ गए तो शायद आपको पता होगा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक। नहीं पता है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सीजन पे Δ- चार्ज होता है, ठीक। तो ऑक्सीजन पे Δ- चार्ज रहेगा। अब ये क्यों होता है, अगर आपने 9th 10th में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट करता है। तो अगर अपने साइड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है। तो थोड़ा सा नेगेटिव है तो इसको अपन Δ- लिखते हैं। डेल्टा मतलब थोड़ा सा। तो अब क्या होगा, जैसे ही Na+ को आप वाटर में ऐड करोगे तो Na+ एंड ऑक्सीजन के माइनस के में अट्रैक्शन होगा, प्लस और माइनस में ऐसे अट्रैक्शन होगा। और आपको पता है अट्रैक्शन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज तो एनर्जी डिक्रीजेज। अब क्या होगा, जैसे ही आप Na+ को वाटर में ऐड करोगे अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होगा। तो अगर कोई सिस्टम है, अगर इसका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो अगर एनर्जी डिक्रीज होगा तो ये एनर्जी बाहर रिलीज़ करेगा, बाहर रिलीज़ करेगा तभी तो एनर्जी डिक्रीज होगा। तो अभी जो भी बाहर एनर्जी रिलीज़ करेगा, इस रिलीज्ड एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। बहुत ही सिंपल है। अब कितना एनर्जी रिलीज होगा डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, कितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा ये डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर है क्या? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। एनर्जी रिलीज्ड डिपेंड्स ऑन अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा चार्ज है। चार्ज ज़्यादा रहेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इनफैक्ट चार्ज से ज़्यादा अच्छा टर्म है चार्ज डेंसिटी। तो मैं बोल सकता हूँ कि अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। आपको डाउट आएगा कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो चार्ज डेंसिटी एक्चुअली होता है, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाई साइज। मतलब किसी एटम पे चार्ज और उसका साइज, तो अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। जैसे होता है ना मास बाई वॉल्यूम, उसको डेंसिटी बोलते हैं। मास बाई साइज, वॉल्यूम जनरली साइज को रिप्रेजेंट करता है तो उसको डेंसिटी बोलते हैं। वैसे चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज डिवाइडेड बाई साइज। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज्ड ज़्यादा होगा, एनर्जी रिलीज्ड ज़्यादा होगा तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, कहीं पे भी अगर चार्ज इंक्रीजेज तो आप बोल सकते हो चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेज, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेज तो अट्रैक्शन इंक्रीजेज, अट्रैक्शन इंक्रीजेज तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी ये भी क्या होगा, इंक्रीजेज। सिमिलरली अगर साइज इंक्रीज होगा, देखिए साइज अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीजेज, चार्ज डेंसिटी बोलो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज। साइज इंक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगा, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज तो अट्रैक्शन डिक्रीजेज, अट्रैक्शन डिक्रीजेज तो हाइड्रेशन एनर्जी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। क्लियर है? जैसे अगर मैं सिंपल सा आपसे पूछूं कि लेट्स से अगर मैं एग्जांपल दूं,
एक और टर्म होता है, पहले ये समझो एग्जाम्पल से पहले। अगर हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा या हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन का मतलब समझें आप कि Na+ है, अगर Na+ का हाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक, तो इसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अगर Na+ से में अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ हो रहा है या फिर हाइड्रेशन हो रहा है, तो इसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मान लीजिए एक एटम है, मैं बोलूँ A+ का हाइड्रेशन कम है, ध्यान से सुनना। A+ का अगर हाइड्रेशन कम है मतलब A+ के सराउंडिंग में बहुत कम वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे। अगर B+ का हाइड्रेशन ज़्यादा है मतलब B+ से बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट रहेंगे। क्लियर है? B+ के सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो इस टोटल साइज को बोलते हैं हाइड्रेटेड साइज। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड साइज। हाइड्रेटेड साइज मीन्स वाटर, मीन्स आयन और सराउंडिंग के वाटर भी, इनको बोलेंगे हाइड्रेटेड साइज। तो हाइड्रेटेड साइज कैसे कंपेयर करोगे? तो आप बोल सकते हो हाइड्रेशन इंक्रीजेज, हाइड्रेटेड साइज इंक्रीजेज। सिंपल है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, लेट्स से अगर एग्जांपल दूं आपको, लेट्स से नॉर्मल साइज आपसे पूछूं मैं, Li+ गैस है, Na+ गैस है, पोटेशियम प्लस गैस है, फिर रुबिडियम प्लस गैस है और सीजियम प्लस गैस है। तो नॉर्मली आपको पता है टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो ये साइज़ इंक्रीज़ होगा, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे लिख दे लिथियम प्लस एक्वस लिख दे, सोडियम प्लस एक्वस लिख दे, पोटेशियम प्लस एक्वस लिख दे, रुबिडियम प्लस एक्वस लिख दे और सीजियम प्लस एक्वस लिख दे। यहाँ पे एक्वस का मतलब है कि आप लिथियम प्लस को वाटर में ऐड किए हो। अब आपसे नॉर्मल साइज़ नहीं पूछ रहा है, हाइड्रेटेड साइज पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए Li पे प्लस है, Na पे प्लस है, K पे प्लस है, Rb पे प्लस है, सीजियम पे प्लस है। चार्ज सब पे सेम है, लेकिन अगर नॉर्मल साइज़ की बात किया जाए तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और आपको पता है साइज़ इंक्रीजेज, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज, अट्रैक्शन डिक्रीजेज, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज, तो हाइड्रेटेड साइज डिक्रीजेज, मीन्स हाइड्रेटेड साइज डिक्रीज होगा क्या? ध्यान से सुनना, Li+ का साइज़ बहुत ही स्मॉल रहेगा, Na+ का साइज़ रिलेटिवली ज़्यादा होगा नॉर्मल, लेकिन Li+ का साइज़ कम होने के कारण चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसके सराउंडिंग में वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, लेकिन Na+ के सराउंडिंग में बहुत कम वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे। अब ये जो हाइड्रेटेड साइज़ है, मतलब हाइड्रेटेड साइज़ मतलब अब ये वाला साइज़, ये जो साइज़ आपको दिख रहा है, ठीक, ये जो आपको दिख रहा है हाइड्रेटेड साइज, इसको बोलेंगे वाटर को इंक्लूड करके, तो लिथियम प्लस का हाइड्रेटेड साइज ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? आपको पता है अगर मैं आपसे बोलूँ कि लेट्स से हाइड्रेशन एनर्जी बी ऑर्डर, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर Li+, Na+, K+, Rb+, सीजियम प्लस, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? बिकॉज लिथियम प्लस का चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। और एक और टर्म है आयोनिक मोबिलिटी, या फिर आप एक और टर्म है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक, यहाँ समझिए आप, आयनिक मोबिलिटी मतलब मोबाइल, मतलब पता है क्या होता है? मोबाइल मतलब मूव करना। कौन सा आयन ज़्यादा मूव करेगा? ठीक, तो एक स्मॉल आयन है और एक लार्ज आयन है,
तो जो स्मॉल आयन होगा वाटर में इजीली मूव करेगा, लार्ज आयन बहुत स्लो मूव करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर वाटर में मूव करना है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाइड्रेटेड साइज डिक्रीजेस, आयोनिक मोबिलिटी क्या होगा, इंक्रीजेज। और अगर आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा है, मतलब आयंस ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो फ्लो ऑफ आयंस को कंडक्टेंस बोलते हैं। करंट क्या होता है, आयंस के फ्लो को ही करंट बोलते हैं। तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेज, मैं बोल सकता हूँ कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। तो अगर आपसे मैं बात करूँ कि लेट्स से Li प्लस Na प्लस के प्लस Rb प्लस और Cgm प्लस, इनमें आपको आयनिक मोबिलिटी बताना है, आयोनिक मोबिलिटी का ऑर्डर। तो अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हाइड्रेटेड साइज़ बोल रहा हूँ, नॉर्मल साइज़ नहीं। वाटर में हम जब भी बात करेंगे तो हाइड्रेटेड साइज़ की बात करेंगे, तो हाइड्रेटेड साइज़ डिक्रीज़ होगा तो आयनिक मोबिलिटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।